अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका जन्म 1770 में हुआ था और मरे थे 1850 में, 1850 में। अप्रैल का महीना, मोर और लेस 6 अप्रैल को जन्म हुआ था, 26 अप्रैल के आसपास में उनका डेथ हुआ था। मंथ एक है अप्रैल, ठीक है ना, डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हां साल 1770 में जन्म, मरे थे 1850 में। इंग्लैंड के पोएट थे ये। कहां के पोएट? इसलिए इनको ब्रिटिश पोएट भी कह सकते हो। कौन सा पोएट कह सकते हो बताओ? ब्रिटिश पोएट भी कह सकते हैं। काकरमाउथ कैम्बरलैंड ये एक जगह है जहां लेक डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में ही। ये सब जगह जो है इंग्लैंड का है। जैसे भारत में पश्चिम बंगाल में कोलकाता में खड़दा, टीटागढ़, समझ रहे हो, इस टाइप का। तो लेक डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। शुरुआती दौर का स्टडी यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो था वो एक ग्रामेरियन स्कूल से कंप्लीट किए थे। बाद में हॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटीज से उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया। उनको एक उपाधि मिला हुआ था, द पोएट लॉरेट का उपाधि मिला हुआ था, द पोएट लॉरेट। अब आप पूछेंगे सर ये क्या? नहीं, ऐसा सूचना मैंने पूछने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम कहें, मान लीजिए अनीश को अगर कहते हैं ये मुंशी प्रेमचंद, मतलब समझ गए कि मतलब जो अनीश लिख रहे हैं, लिखने का जो स्टाइल है वो किसकी तरह है? मुंशी प्रेमचंद की तरह। तो ये एक मुंशी प्रेमचंद, उनको हमने क्या दे दिया? एक उपाधि दे दिया। ऐसे ही द पोएट लॉरेट, एक जमाने के वो एक महान पोएट हुआ करते थे, जो भी बेहतर पोएट हुआ करते थे उनको वो उपाधि मिलता था। तो इनको द पोएट लॉरेट का उपाधि मिला हुआ था। इज दैट क्लियर? विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरीज, इन लोगों ने अपने समय में, मतलब दे वर कॉन्टेम्पररीज पोएट, समकालीन कवि थे वो लोग। एक ही जमाने के कवि को हाँ समकालीन कहते हैं, कॉन्टेम्पररीज पोएट कहा जाता है। तो ये लोग अपने समय में पोएम में, पोएट्री में रोमांटिसिज्म क्रिएट किए, इसलिए इनको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमांटिक पोएट। और विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर से रिलेटेड भी पोएम लिखा करते थे, हेंस उनको नेचर पोएट भी कहा जाता है। विक्टोरियन एज के पोएट थे, इसलिए विक्टोरियन पोएट भी कहा जाता है, ब्रिटिश पोएट भी कहा जाता है। आप समझ रहे हैं, ये सारा उनको कहा जा सकता है। इनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ, बहन का नाम क्या था? डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ठीक है। डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो थी, इनको फुल सपोर्ट करती थी हर एक क्षेत्र में, माने इनके साथ वो हमेशा साथ खड़ी रहती थी, खास करके पोइट्री वगैरह, या हमेशा इनके साथ रहती थी कहीं भी जाना आना। और लिरिकल बैलेड्स उन्होंने लिखा है। ये टाइप ऑफ पोइट्री होता है, पोएम होता है। लिरिकल बैलेड्स उन्होंने लिखा। द प्रिल्यूड बोल करके एक किताब उन्होंने लिखा, सब पोएम है। ही वॉज अ पोएट ओनली, ठीक है ना। बहुत लोग होते हैं पोएट होते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं, है ना, स्टोरी राइटर होते हैं, नहीं, ये केवल पोएट थे। तो ये द प्रिल्यूड जो है ना, पोएम है। फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, ये भी एक उनका मशहूर बुक है, फेमस बुक है। बहुत सारे पोएम हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। द सॉलिटरी रीपर, सी वॉज फैंटम ऑफ डेलाइट, लूसी सीरीज पोएम में आता है ये सब। सी वॉज फैंटम ऑफ डेलाइट, 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर, है ना, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। इस तरीके के बहुत सारे मतलब फेमस पोएम्स हैं उनके। तो
विलियम वर्ड्सवर्थ, अब मैंने इनका इंपॉर्टेंस इतना है कि समझ लो कि अगर इनको हटा दिया जाए तो पूरा ब्रिटिश लिटरेचर जो है ना थोड़ा सा सूना पड़ जाएगा, थोड़ा सा सूना जरूर पड़ेगा, इतना कह सकते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट पोइट हुआ करते थे, बहुत ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट लव उन्होंने ग्रेजुएशन में जब वो थे उसी समय में जर्मन लेडी के साथ, एनिट वॉलेन नाम की लेडी थी जिनके साथ फर्स्ट लव हुआ। एक लड़की भी हुई, लेकिन वो लोग शादी नहीं कर पाए, कुछ मतलब सोशल रीजन रहा, हिस्टोरिकल भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं अभी वो टाइम नहीं है बताने का, ठीक है ना। लेकिन वो लोग शादी नहीं कर पाए, एक लड़की थी लेकिन उन लोगों की, लेकिन वो शादी नहीं कर पाए। बाद में 1795 में 1795 में उन्होंने शादी किया था मैरी हटचिंसन से, ठीक है ना, मैरी हटचिंसन। खैर, इन्होंने लूसी सीरीज पोएम भी लिखा है, ठीक है, लूसी सीरीज पोएम, ऐसे बहुत सारे। तो ये तो था राइटर के बारे में थोड़ा सा। बाकी आपके बुक में ऑलरेडी, यहां देखिए, ऑलरेडी इतना कुछ लिखा हुआ है, आप जरूर पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। अपने तरफ से आप इसको जरूर पढ़िएगा खुद से, अगले क्लास में पढ़कर आइएगा, मैं इसके बारे में पूछूंगा आप लोगों से, ये पढ़कर आइएगा। अब मैं आता हूं अबाउट टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में। लेकिन पोएम पढ़ने के पहले कुछ चीजों को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। जैसे एक वर्ड होता है कपलेट, कप प्लेट नहीं, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, COUP, कपलेट। टू लाइनर्स को कपलेट कहते हैं, हिंदी में दोहा कहते हैं। रहीम के दोहे, कबीर के दोहे कितने लाइन के होते हैं, इसलिए इंग्लिश में उसको कपलेट, हिंदी में दोहा, उर्दू में शायरी जो 2 लाइन का होता है, ठीक है ना। अच्छा, क्वाटेरियन, क्वाटेरियन 4 लाइनर्स जो होता है, 4 लाइन का जब कोई पोएम होता है उसको क्या कहते हैं, क्वाटेरियन, हिंदी में चौपाई, चौपाई। हनुमान चालीसा में आप चौपाई पढ़ते हो, है ना, चौपाई, तो इंग्लिश में उसको क्वाटेरियन कहा जाता है। सेस्टेड 6 लाइन्स, 6 लाइन का जो पोएम होता है उसको सेस्टेड कहते हैं, 6 लाइन्स। अच्छा, ऑक्टेव 8 लाइन्स। मोर और लेस इतना ही में आपका पोएम का स्टेंजा मिलता है। अब स्टेंजा किसे कहते हैं, देखो आप स्टोरी पढ़ते हो, निबंध पढ़ते हो, एसेज जो पढ़ते हो, उसमें जब पैराग्राफ चेंज होता है उसको पैराग्राफ कहते हैं। ध्यान से सुनोगे, क्या कहते हैं, पैराग्राफ। लेकिन पोएम का जब पैराग्राफ चेंज होता है उसको पैराग्राफ नहीं, स्टेंजा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, मैंने यहां पर लिख रखा है स्टेंजा, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, स्टेंजा। देखो हजारों साल पहले एक पेट्रार्च बोल करके एक पोइट हुआ करते थे, वो पहली बार सोनेट पोएम इंट्रोड्यूस किए थे, फर्स्ट टाइम सोनेट पोएम। अब आपके मन में है कि सोनेट पोएम किसे कहते हैं, याद रखना 14 लाइन्स पोएम को, 14 लाइन के पोएम को सोनेट पोएम कहा जाता है। कितने लाइन्स का, 14 लाइन्स। लेकिन पेट्रार्च जो थे वो इस 14 लाइन को किस तरह से लिखते थे, पहले वो ऑक्टेव लिखते थे। ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन, पहले उनका 8 लाइन का फर्स्ट स्टेंजा होता था, फर्स्ट स्टेंजा ऑक्टेव होता था 8 लाइन, सेकेंड स्टेंजा सिस्टेट होता था, कितना, 6 लाइन्स, दोनों मिलाकर कितना हुआ, 14 लाइन्स का क्या बना, सोनेट पोएम। इज दैट क्लियर। और इस 8 लाइन और 6 लाइन वाले सोनेट पोएम को हम लोग, चूंकि पेट्रार्च जो है पहली बार ये पोएट थे जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्हीं के नाम से ये मैंने सोनेट चलता है, पेट्रार्चन सोनेट कहलाता है। मतलब आज जो हम लोग पोएम पढ़ेंगे वो पेट्रार्चन सोनेट कहलाएगा, ठीक है। और ये सोनेट कहां पर है, तो देखिए आपका पोएम है पीछे, ठीक है ना,
पोएम इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप देख रहे हैं। पोएम यहां से शुरू है, ये और यहां से यहां तक। तो पेट्रार्चन सोनेट कितने लाइन का होता है बोलो? 14 लाइन का। उसका स्टेंजा का क्राइटेरिया क्या है? ऑक्टेव सिस्टेट। 8 लाइन 6 लाइन। क्लियर है? ये पोएम आपका अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज एक कैसा पोएम है बताइए? पेट्रार्चन सोनेट। तो आप कहेंगे क्या सर सारा पोएम जो होता है पेट्रार्चन सोनेट होता है? सब तरीके का नहीं। एक पोएम इस तरीके से भी लिखा जाता है। मैं एक तरीका और बताता हूं। क्वार्टेरियन कितने लाइन का हुआ? देखिए, एक क्वार्टेरियन, 2 क्वार्टेरियन, 3 क्वार्टेरियन, कितने लाइन हो गया? 12 लाइन। हाँ या ना? 3 क्वार्टेरियन और लास्ट में एक कपलेट। कपलेट कितना लाइन हुआ? 3 क्वार्टेरियन और एक कपलेट मिलाकर कितना लाइन हो गया? 14 लाइन। इस तरह से विलियम शेक्सपियर लिखा करते थे सोनेट। कौन लिखा करता था? और वैसे सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शेक्सपियरियन सोनेट। याद रखना, ये उनका तरीका था और ये था पेट्रार्चन सोनेट। ये 8 और 6। तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ के इस पोएम को भी आप पेट्रार्चन सोनेट कह सकते हैं। इज दैट ओके? आप भी अगर लिखेंगे 8 और 6 लाइन में तो वो पेट्रार्चन सोनेट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक। मैं जब तक अब चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, चैप्टर के कुछ लाइंस भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी के पास मोबाइल है फिलहाल तो इसमें गूगल में मारिए वेस्टमिंस्टर ब्रिज, खाली उतना ही मारिए, उसका इमेज निकालिएगा। सुनिए, आप लोगों को पहले, ए बच्चा सभी लोग सुनिए ध्यान से, निकाले दो, कोई एक जन निकाल लेने से ब्रिज दिखा देंगे आप लोगों को। सुनिए, वेस्टमिंस्टर ब्रिज खाली मारिए, दिख जाएगा। सुनिए, अब ये नहीं कि सब लोग उसी में ढुक जाएं। सुनो, बात को समझो पहले। हमारे यहां पर पहले यहां का ज्योग्राफिकली समझोगे तो वहां वाला समझ में आ जाएगा। हां, रखो अपने हाथ में, मैं बोलूंगा तो दिखाओ। सुनो, जैसे यहां पर हुगली नदी बह रही है हमारे यहां, हाँ या ना? हुगली नदी। अच्छा, हुगली नदी के उस पार हावड़ा है, हाँ या ना? उस पार में हावड़ा। हुगली नदी के इस पार कोलकाता है। हालांकि बिहार यूपी बाहर वालों के लिए सब कोलकाता है। वो तो आसनसोल को भी कोलकाता ही बोल देते हैं लोग। वो अलग बात है, जाने दो। खैर, मैं क्या कह रहा हूं कि हुगली नदी उस पार को क्या बोलते हैं? हावड़ा। इस पार को क्या कहते हैं? कोलकाता। अच्छा, दोनों को कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है, थोड़ा हावड़ा ब्रिज का सही नाम बताइए। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में भी आता है, बोलिए। रविंद्र सेतु। उसका नाम हावड़ा ब्रिज कभी नहीं है, उसका नाम है रविंद्र सेतु। क्या नाम है? अब जब जाना तो इधर जाते वक्त भी पढ़ोगे रविंद्र सेतु, आते वक्त भी कहीं से भी एंट्री करोगे तो लिखा रहेगा रविंद्र सेतु, बड़ा सा, ठीक है ना? रविंद्र सेतु। ओके, लेकिन हम लोग हावड़ा ब्रिज, चूंकि दोनों शहरों को कनेक्ट करता है, और नाम हम लोग क्या देते हैं? हावड़ा ब्रिज। समझ में आ गया? लंदन में, इंग्लैंड में, लंदन में टेम्स रिवर है। कौन सी नदी है बताओ? रिवर टेम्स। नदी के इस पार में वेस्टमिंस्टर सिटी है, शहर। कौन सा शहर है? वेस्टमिंस्टर सिटी। और नदी के उस पार में लंदन सिटी है, लंदन शहर। और दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है ब्रिज, उस ब्रिज का नाम है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। वेस्टमिंस्टर ब्रिज, उस ब्रिज का नाम है वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जो दो शहर को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। देखो, ये ऊपर वाला जो ब्रिज है ना, दिस इज वेस्टमिंस्टर ब्रिज।
इसी ब्रिज का नाम है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। समझ में आ गया? एक बार 3 सितंबर 1802, कितना तारीख? सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। कब बोलो? सुबह सुबह। सुबह मतलब कितने बजे? 5 बजे, 6 बजे, हाँ सर 8 बजे। तो 7 बजे तो नींदे खुलता है ना? मूर्खों, अगर सूरज निकल गया, याद रखना वो सुबह नहीं होता, वो दिन होता है। वो क्या कहलाता है? दिन। सुबह तभी तक होता है जब तक सूरज नहीं निकला रहता, और सुबह का लालिमा, जब सूरज निकलने के पहले जो लालिमा छाया रहता है, दैट्स भोर, प्रातः काल, सुबह सुबह, प्रभात, सुप्रभात, वो सब है। लेकिन जैसे ही सूरज निकल गया, दिन शुरू हो गया, सुबह नहीं। समझ में आ रहा है? तो सुबह सुबह, सुबह सुबह 3 सितंबर 1802 को, अर्ली इन द मॉर्निंग, राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ इस ब्रिज के ऊपर से, उनकी बहन भी साथ में थी, डॉरोथी वर्ड्सवर्थ भी साथ में थी, ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे, पार कर रहे थे ब्रिज को। अभी अभी जो ब्रिज मैंने दिखाया, पार कर रहे थे। वेस्टमिंस्टर सिटी की तरफ से जा रहे थे, शहर की तरफ से। सामने कौन सा शहर दिख रहा था? लंदन शहर। ठीक है, तो लंदन शहर जो है, राइटर को इतना खूबसूरत लगता है कि वो मानते हैं, कहते हैं कि पूरे अर्थ में, पूरे धरती पर इतना सुंदर शहर कुछ है ही नहीं, देखने लायक कहीं है ही नहीं, जितना सुंदर ये शहर है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा है क्या? देखो, ना मैं लंदन गया हूं और ना मेरे को पता है, लेकिन इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं, भले आप दुनिया के किसी भी कोने में घूम के आओ, सारा शहर तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली सुकून, मन, अपना घर, अपने इलाके में ही मजा आता है। हाँ या ना? पहले बताओ, वही आपके लिए ब्यूटीफुल है। यू फील सो कंफर्टेबल एंड इट्स ब्यूटीफुल फॉर यू, राइट? बिकॉज इट्स योर नेटिव प्लेस, है ना? आप वहां पे बर्थ प्लेस है, आप वहां पर अपने समय को बिताएं। तो आप यूं कह सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सचमुच कैसा होगा नहीं होगा, मैं राइटर के बात को काट भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो शायद यही बात होगा कि राइटर चूंकि अपने देश से इतना प्यार करते हैं, तो वो कहते हैं, इस बात का तारीफ करते हैं, अपने शहर का तारीफ करके ये पोएम को लिखते हैं कि अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो। पूरे पृथ्वी पर, अर्थ माने क्या होता है? पृथ्वी, धरती, जमीन। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो, पूरे पृथ्वी पर देखने लायक कुछ नहीं है। तो मोर फेयर, इससे ज्यादा खूबसूरत। फेयर मीन्स होता है ब्यूटी, फेयर एंड लवली, आप लोग पढ़े लगाते हो, फेयर एंड लवली। फेयर मीन्स होता है ब्यूटी। तो तुम्हारे कॉस्मेटिक के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं, सुनो पहले। एक ब्रांड है जो मैंने नाम बताया, ओके, नाउ लिसन। तो फेयर मतलब होता है ब्यूटी। कहते हैं अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, पूरे पृथ्वी पर देखने लायक कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा खूबसूरत तो कुछ है ही नहीं। राइटर को इतना खूबसूरत लगा कि पूरे पृथ्वी पर उनको कोई शहर ही नहीं लग रहा है इससे ज्यादा खूबसूरत। और क्या कहते हैं वो, कि जो व्यक्ति इस ब्रिज के ऊपर से गुजर जाए, अगर कोई व्यक्ति इस ब्रिज के ऊपर से गुजरे और इस खूबसूरत शहर को देखे नहीं, तारीफ ना करे, तो मान लो वो दिल से बिल्कुल डल होगा। डल कहने का मतलब होता है अनहैप्पी, इनडिफरेंट, उदास, दुखी आत्मा, हम लोग बोलते हैं ना, यही एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। डल वुड ही बी ऑफ द सोल। देखो, डल वुड ही बी ऑफ द सोल,
वह व्यक्ति बिल्कुल डल होगा, दुखी आत्मा होगा। कहने का मतलब अनहैप्पी इंसान, वो इंसान बिल्कुल दुखी होगा। हु कुड पास बाई, जो यहां से गुजर जाए, जो हु कुड पास बाई, जो यहां से गुजर जाए और इस शहर को ना देखे, समझ लो वो व्यक्ति बिल्कुल आत्मा से क्या होगा, डल। ए साइट सो टचिंग, इतना दिल को छू लेने वाला दृश्य। साइट मीन्स क्या होता है, दृश्य, सीनरी। ए साइट सो टचिंग, दिल को छू लेने वाला दृश्य है ये। इन इट्स मजेस्टी, अपनी महानता को लिए हुए, मजेस्टी मतलब होता है ग्रेटनेस, अपनी महान खूबसूरती को लिए हुए ये शहर, दिल को छू लेने वाला शहर, अगर कोई व्यक्ति यहां से गुजर जाए, समझ लो अब बिना देखे बिना तारीफ किए, तो मान लो वो व्यक्ति कैसा होगा, डल। दिल से क्या होगा, डल वुड ही बी ऑफ द सोल, आत्मा से बिल्कुल डल होगा, अनहैप्पी होगा, इनडिफरेंट होगा। सुबह 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 पूरा शहर लग रहा है, द सिटी नाउ डोथ लाइक ए गारमेंट वियर, पूरा शहर ही लग रहा है कि गारमेंट पहना हो। सुबह सुबह सोचो कितना खूबसूरत लग रहा होगा। शहर के बारे में जरा सोचो, शहर, लंदन शहर, उसके ऊपर सुबह सुबह सूरज का रोशनी नहीं पड़ रहा, सूरज का जो लालिमा जो छाया रहता है, चारों तरफ एक कलर, लग रहा है जैसे एक जैसा कपड़ा पहन करके, एक ही कलर का कपड़ा पहन करके सोया हुआ है पूरा शहर। द सिटी नाउ डोथ लाइक ए गारमेंट वियर, मान लो कि ये पूरा शहर ही मानो कि एक गारमेंट पहन के सोया है। पूरा शहर जो है ना गारमेंट पहन के सोया। सुबह की खूबसूरती, लंदन शहर की सुबह की खूबसूरती क्या है, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की जो खूबसूरती है, इट्स साइलेंट। सबसे बड़ा खूबसूरती यही है कि पूरा शहर साइलेंट है, बेयर, और पूरा खाली, पूरा खाली। हम लोगों के यहां की तरह नहीं, यहां की तरह नहीं। यहां पर क्या होता है बताओ, हर 4 दिन में देखोगे डीजे बजेगा, है ना, पूरा देखोगे पाए पूई चुई चाहे सब मन लगा रखा है, दिन हो रात हो, सारा रात में भी देखोगे पुई पाई को मजाक करके, मतलब हॉर्न बजाएगा सब, तो ये करेगा सब, है ना, कुछ नहीं तो डीजे चलेगा, 4 गो चोंगा लगा देगा सब, पूरा डिस्टर्ब, है ना, पूरा डिस्टर्ब। रात में भी कभी कभी, हाँ या ना, पहले बताओ, दिन हो रात हो। अरे हमारे शहर में बेयर, खाली, खाली का कहीं नामो निशान नहीं है। दिन में तो सब रास्ते पे रहता है सब, रात में भी देखोगे तो 2-4 गो भूत प्रेत पिशाच की तरह, माने रात प्रेतात्मा की तरह भटकता दिखाई देगा, हाँ या ना। हम लोगों का शहर खाली नहीं रहता है, लेकिन यही राइटर वहां की खूबसूरती बता रहे हैं कि द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग इज साइलेंट। कैसा है पूरा शहर, साइलेंट और बेयर, खाली है। और सुनो, अभी उतना ही नहीं है, यहां से ब्रिज के ऊपर से, किताब देखोगे सभी लोग, किताब में लिखा है ब्रिज के ऊपर से क्या क्या दिख रहा है, तुम लोग पढ़ो। पहला, शिप्स दिख रहा है। ऐ कहां, शिप्स कहां होगा बताओ, नदी के पास शिप्स दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, उसको टावर्स कहते हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स को, तो टावर्स दिख रहा है। और क्या दिख रहा है बोलो, डोम्स, है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का ऊपर में गोल हिस्सा जो होता है ना, गोल ऊपर वाला हिस्सा, उसी को डोम्स कहते हैं। गुंबज, गुंबज, तो गुंबज दिखाई दे रहा है। और क्या दिख रहा है, देखो पढ़ो, थिएटर्स, सिनेमा हॉल नहीं, उस जमाने में सिनेमा नहीं चलता था, थिएटर्स, ये जो रविंद्र भवन है हम लोगों का, जो थिएटर की तरह, जहां नाटक वगैरह हो, शो वगैरह हो, तो थिएटर्स दिख रहा है। एंड टेम्पल्स लाई, और दूर दूर तक मंदिर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ दूर तक दिखाई दे रहा है। ओपन, सब खुला, ओपन अनटू द फील्ड्स। अच्छा, उसके आगे अगर देखो, उसके बाद, तो अनटू द फील्ड्स, फील्ड्स तक दिखाई दे रहा है। फील्ड्स माने क्या होता है, खेत, खेत या मैदान, खेत भी हो सकता है, या तो दूर दूर तक। अरे ये
ये शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल सब तो दिख ही रहा है। दूर ब्रिज के ऊपर से दूर खेत मैदान भी दिखाई दे रहे हैं, और एंड टू द स्काई, और आसमान भी दिख रहा है। मतलब पूरा क्लियर, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ऑल ब्राइट, सब चमकता हुआ सा, ग्लिटरिंग, चमक रहा है सब कुछ, लंदन शहर का सब कुछ, ऑल ब्राइट, सब चमकता हुआ, ग्लिटरिंग, चमक रहा है। इन द स्मोकलेस एयर, हवा भी जो चल रहा है ना वो स्मोकलेस है, बिना धुआं का, माने उसमें भी कोई धुआं वगैरह नहीं है, यानी कि पूरा पॉल्यूशन फ्री। समझ में आ रहा है? एक तो फ्रेश एयर, पॉल्यूशन फ्री, और सब साफ, नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। क्लियर? ये हुआ 8 लाइन, यानी कि ऑक्टेव मैंने कंप्लीट किया। अब आगे देखोगे, लास्ट जो सिस्टेट है, यानी कि जो 6 लाइन है, उसको हम लोग जानेंगे। पोएट का मानना है, ऐसा वो सोचते हैं कि जितनी खूबसूरती से लंदन शहर, मान लो ये लंदन शहर है और ये सूरज है, जितनी खूबसूरती से लंदन शहर में ये सूरज जो है ना, जितनी खूबसूरती से अपना पहला तेज रोशनी डाल रहा होता है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। नेवर डिड, देखो वही लाइन लिखा है, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टिप, स्टिप माने झुकना, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टिप, सूरज इतनी खूबसूरती से कभी नहीं झुका होगा। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टिप, इतनी खूबसूरती से सूरज कभी नहीं झुका होगा। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, अपना पहला तेज रोशनी के साथ, इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, स्प्लेंडर पढ़े होगे आप लोग, सुने होंगे हीरो होंडा स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है? स्पीड, तेज। तो अपने तेज रोशनी के साथ सूरज कभी नहीं झुका होगा कहीं भी, जितना हमारे लंदन शहर में। और ये भी उसका रोशनी कहां कहां गिर रहा है, देखो वहां लिखा है, वैली, घाटियों में, रॉक, पत्थरों चट्टानों पर, हिल, पहाड़ों पर, माने घाटियों में, पहाड़ों पर, चट्टानों पर जितनी खूबसूरती से सूरज झुक करके अपना रोशनी गिराता है लंदन शहर में, है ना, ऐसा शायद कहीं नहीं मैंने देखा, कहीं नहीं करता। अच्छा, काम, काम का मतलब होता है साइलेंट, साइलेंट मीन्स काम, शांत, खामोश। राइटर कहते हैं, सुनो, राइटर कहते हैं लंदन शहर में जितनी खामोशी मैं महसूस करता हूं, ना मैंने देखा है, ना मैंने कहीं और महसूस किया है। यही लाइन वहां लिखा है, नेवर सॉ आई। अच्छा, आप इसको उल्टा करके पढ़ लीजिए, आई नेवर सॉ, मैंने कभी नहीं देखा। नेवर सॉ आई, ना मैंने कभी देखा, नेवर फेल्ट, ना मैंने कभी महसूस किया, ए काम सो डीप, इतनी गहरी शांति, ए काम सो डीप, इतनी गहरी शांति, ना मैंने कहीं देखा, ना मैंने कभी महसूस किया। कि ये जो नदी है ना, नदी, कौन सी नदी? टेम्स नदी, टेम्स रिवर। ये जो नदी है, द रिवर, देखो किताब में, द रिवर ग्लीड, बह रही है, ग्लीड, बह रही है, एट हिज ओन स्वीट विल, अपनी इच्छा से, विल माने होता है इंटरेस्ट, विश, अपनी इच्छा से तो नदी बह रही है, मतलब सुबह सुबह नदी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। द रिवर ग्लीड, नदी बह रही है, एट हिज ओन स्वीट विल, अपनी इच्छा से तो नदी बह रही है। अच्छा, नदी हिंदी लिटरेचर के मुताबिक ये स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, मगर इंग्लिश लिटरेचर के मुताबिक ये मैस्कुलिन जेंडर है, पुलिंग है।
इसलिए वहां पर देखोगे द रिवर ग्लीड्स एट हीज ओन स्वीट विल, अपनी इच्छा से नदी, चूंकि मैं नदी बोल रहा हूं इसलिए बह रही है ना, नदी बह रही। अगर रिवर बोलेंगे तो नदी बह रहा है ना। ओके, द रिवर ग्लीड्स एट हिज ओन स्वीट विल, नदी अपनी इच्छा से बह रही है। राइटर कहते हैं अब भगवान को याद करते हैं। डियर गॉड, मतलब ओ गॉड, डियर गॉड, ऐसा लग रहा है पूरे शहर के लोग तो सोए हैं, ऐसा लग रहा है डियर गॉड, हे भगवान, द वेरी हाउस इज सीम अस्लीप, पूरा घर शांति से सोया हुआ है। कौन सोया हुआ है पूरा शांति से? पूरा घर। एंड ऑल दैट माइटी हर्ड, और ये पूरा विशाल दिल वाला शहर, माइटी कहने मतलब विशाल, हर्ट तो हर्ट ही होता है। एंड ऑल दैट माइटी हर्ट, और ये विशाल दिल वाला शहर इज लाइंग स्टिल, ये शांति से लेटा हुआ है। सुबह सुबह लग रहा है पूरा शहर ही शांति से लेटा हुआ है। ठीक है, देखो क्या है इस पोएम का थीम। इसका थीम को समझने के लिए आप अपने इलाके में जरा घूमिए और देखिए कैसे लिखा हुआ है। आजकल पिछले 2-4 साल से लिखा जा रहा है चारों तरफ, आई लव खड़दा म्युनिसिपालिटी, आई लव, है ना, हाँ 22 नंबर वार्ड, तो आई लव, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जिस जगह में रहते हो उससे प्यार करना सीखो, उस जगह को अपना माने अपना समझना सीखो, उस देश से अपना प्यार दिखाओ, है ना। देशद्रोही मत बनो, अपने देश से प्रेम करो। तो ये राइटर का अपने देश के प्रति वो प्रेम है, अपने शहर के प्रति वो प्रेम है जो उन्होंने इस चैप्टर में क्या किया है? दिखाया है, दर्शाया है। ठीक है, अपने शहर के प्रति अपना प्रेम वो दर्शाए हैं, जिसको आज हम लोग आई लव खड़दा, आई लव कोलकाता ये सब कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत देर से हम लोग समझते हैं।